प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे दूसरे सेमेस्टर माने सेकंड सेमेस्टर दूसरे छमाही दूसरे सत्र जिसको कहते हैं उसमें हमारे लिए जो पहला पाठ दिया गया है उसको देखेंगे। हमारा पहला पाठ है धरती का स्वर्ग। धरती का स्वर्ग हमारा पहला पाठ। जैसे आप सब जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, हिंदी सहायक आचार्य। तो आइए अब हम सुनते हैं धरती का स्वर्ग पाठ के बारे में। इस पाठ के लेखक परिचय कुछ इस प्रकार है। आपका नाम है श्री विष्णु प्रभाकर जी। धरती का स्वर्ग पाठ के लेखक का नाम है श्री विष्णु प्रभाकर जी। आपका जन्म 1912 में मीरनपुर गांव में हुआ था। 1912 में मीरनपुर गांव में हुआ था आपका जन्म। आपकी विशेषताएं क्या क्या हैं? बंगाल कथाकार शरश्चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा की लेखन किया आपने। उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी, यात्रावृत्त एवं बाल साहित्य लेखन में आप प्रसिद्ध हैं। इसमें हमें एक बात देखना है कि बंगाल का प्रसिद्ध लेखक हैं शरश्चंद्र। जैसे हम सब सुनते हैं कि देवदास नाम सुनते ही हमें पता चलता है कि एक शराबी आदमी होगा, है ना। देवदास पार्वती भारतीय साहित्य में अति उत्तम प्रेम कहानी के रूप में इसको सिद्ध करते हैं। तो उस कहानी को लिखने वाले लेखक थे शरश्चंद्र जी। वे शरश्चंद्र जी जो हैं बंगाल के एक प्रमुख लेखक हैं। तो हमारे विष्णु प्रभाकर जी ने उस बंगाल के लेखक शरश्चंद्र के जीवन पर आधारित एक आवारा मसीहा का मतलब होता है ईसा मसीहा, कहते हैं ना, प्रभु ईश्वर, है ना। तो उस प्रकार आवारा मसीहा माने जिस तरह शरश्चंद्र जी इस बंगाल साहित्य को संवर्धित किया है, उसके पूरे ज़िंदगी का विवरण 20 साल तक शोध करते विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। देखिए, साहित्य में भाषा की कोई आपत्ति नहीं होती, इसको हमें देखना चाहिए। ఒక హిందీ రచయిత బెంగాల్ రచయిత మీద ఆయన జీవిత చరిత్రని, బెంగాల్కు చెందిన శరశ్చంద్ర గారి జీవిత చరిత్రని 20 సంవత్సరాలు పరిశోధించి రాశారు అంటే అర్థం చేసుకోండి, భారతీయ సాహిత్యంలో భాషకి కంటే కూడా ज्ञानुలకు विलुव ఎక్కువ। इसको हम यहाँ पर देखते हैं। इसके साथ साथ हमारे विष्णु प्रभाकर जी बहुत सारे उपन्यास लिखे थे, नाटक लिखे थे, एकांकी भी लिखे थे, कहानी लिखे थे। यात्रावृत्त क्या हमारे लिए नई बात है, क्योंकि इससे पहले हम इन सब बातों को सुन चुके हैं। उपन्यास मतलब जैसे हम इससे पहले के सेमेस्टर में भी हम इसके बारे में बोल चुके थे कि उपन्यास, जिसको हम तेलुगु में नवला कहते हैं, अंग्रेजी में नावल कहते हैं। उपन्यास माने नावलలు పెద్ద పెద్ద माने जिसका कथावृत्त विस्तृत होता है। और कहानियाँ लिखे हैं इन्होंने, और नाटक भी लिखे, एकांकी, एक अंक वाला एकांकी लिखे थे। इन सब के साथ साथ आप यात्रावृत्त भी लिखे थे। ये यात्रावृत्त क्या है? जो पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं यह यात्रावृत्त ही है। यात्रावृत्त का अर्थ क्या है कि लेखक
कोई भी प्रदेश की यात्रा करता है और वहाँ जाने के बाद वे जिन जिन चीज़ों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, उन चीज़ों का विवरण हमें देते हैं, पाठकों तक पहुँचाते हैं। इस प्रकार की रचना को हम यात्रावृत्त कहते हैं। हिंदी में यात्रावृत्त लेखन करने वाले बहुत सारे लेखक हैं, फिर भी विष्णु प्रभाकर का नाम पहले दर्जे में लिया जाता है। तो जो पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, धरती का स्वर्ग, वह भी एक यात्रावृत्त ही मानी जाती है। तो इनके साथ ये बाल साहित्य लेखन में भी सुप्रसिद्ध हैं। बाल साहित्य मतलब बच्चों के लिए आवश्यक कहानियाँ या फिर कथा लिखना। बच्चों की रुचि अलग होती है, बड़ों की रुचि अलग होती है। जब हम बच्चे होते थे तब हमारी कथा सुनने की विधि अलग होती थी। उस समय हमें कौन सी कथाएं अच्छे लगते थे कि राजा होना, रानी होना, छूमंतर, जादू, है ना। लेकिन इस उम्र में आकर हम उस प्रकार की कहानियों को पसंद नहीं करते। लेकिन बच्चों को क्या है कि नीति जो है, नीति के रूप में, एक नारे के रूप में दे देंगे तो बच्चे स्वीकार नहीं करते। तो उनके लिए क्या करना है, उस नीति को एक कथा के रूप में, वो भी हो सके तो जानवरों के बीच, जैसे हम पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते हैं ना, उस तरह बाल साहित्य लेखन में भी हमारे विष्णु प्रभाकर जी बहुत आगे आए हैं। और आपको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं देखिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार आदि बहुत सारे पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। एक विशेषज्ञ के रूप में हम श्री विष्णु प्रभाकर जी को देखते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि श्री विष्णु प्रभाकर जी के कथा साहित्य पर मैंने एमफिल भी किया है। मैंने मेरे एक प्रकार से बोले तो फेवरेट राइटर कहते हैं ना, मनपसंद लेखक, उस प्रकार मेरे मनपसंद लेखक हैं, प्रिय लेखक भी हैं विष्णु प्रभाकर जी। और आपका निधन 11 अप्रैल 1909 को हुआ था, आपका निधन, मरणम। तो सारांश क्या है, जो पाठ आज हम देखने जा रहे हैं उसका सारांश कुछ इस प्रकार है कि संसार भर में भारत को विशेष स्थान है। हम माने या ना माने, कुछ लोग तो भारत की निंदा करते हैं, ये कौन सा देश है, देश ने हमें क्या दिया, ऐसे बोलते हैं। लेकिन लेखक का कहना क्या है कि संसार भर में भारत को విశేష స్థాన్ है। ప్రపంచంలో భారతదేశానికి చాలా గొప్ప పేరు ఉంది, ఒక ఉన్నతమైన స్థానం ఇవ్వబడింది। कश्मीर धरती में स्वर्ग जैसा लगता है। तो हम अब तक यही बोल रहे थे कि धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग। ये स्वर्ग क्या होता है? जहाँ पर सुंदरता ही सुंदरता हो, आनंद ही आनंद हो, उस तरह के प्रदेश को हम स्वर्ग के नाम से पुकारते हैं। तो लेखक का कहना है कि धरती में स्वर्ग जैसा दिखने वाला स्थल क्या है? स्वर्ग को हम क्या कहते हैं कि वह आकाश में रहता है, माने मरने के बाद प्राप्त होता है। लेकिन मानव की इच्छा ऐसी होती है कि जीते जी स्वर्ग को देखें, है कि नहीं? ఎక్కడో చనిపోయినాక స్వర్గం చూడాలి అనే కంటే బ్రతికుండగా స్వర్గం చూడాలి అని మనిషికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది। तब हमें क्या करना चाहिए कि कहाँ जाना है? लेखक के अनुसार कश्मीर जाना है। కాశ్మీర్ ఏదైతే మనం అంటున్నామో కశ్మీర్ जाना है एक స్వర్గ్ को देखने के लिए। స్వర్గాన్ని చూడాలనుకుంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటారు? ఈయన కాశ్మీర్ जाने के लिए कहते हैं। यहाँ के पर्वत, पेड़, नदी, झील आदि मन को मोहते हैं। कितना अच्छा लगता है यहाँ के पर्वत, पेड़, చెట్లు, झील, నది ప్రవాహాలు, ఇవన్నీ నదీ ప్రవాహాలు, కొండవాలుల్లోంచి జారేటువంటి ప్రవాహాలు, నదీ నదాలు అంటాం మనం, झील కొండవాగులు అంటాం మనం। ये सब जो हैं मन को मोहते हैं, माने हमारा मन
इनमें रम जाता है। हम इन सब को छोड़कर बाहर आना पसंद ही नहीं करते, उतना अच्छा लगता है। लेखक इस यात्रावृत्त में प्रकृति का प्रभावशाली चित्रण करते हैं। देखिए प्रकृति किस प्रकार हम सबको मोहती है। एक छोटे से पेड़ से लेकर छोटी सी पौधा, बहुत छोटी सी पौधे से लेकर इतने बड़े बड़े पेड़ों का वर्णन करते हैं लेखक कि जिनको देखने के लिए हम सर ऊंचा करने पर भी देख नहीं सकते। మనం పూర్తిగా తలెత్తినా ఆ చెట్టు చివర మనకు కనిపించదట, అంత పెద్ద పెద్ద చెట్లు, చిన్న చిన్న మొక్కల మొదలు। माने प्रकृति का जो सुंदरतम रूप है वह कश्मीर में देखने को मिलता है। इसका अर्थ क्या है बेटा, जब भी देखो मानव पर प्रभाव डालने वाले सबसे उत्तम चीज़ होती है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति से मानव कभी भी अलग नहीं हो सकता। मानव भी प्रकृति का ही एक अंश है, लेकिन मानव क्या करता है कि वह अपने भागदौड़ में अपने आप को खोता रहता है। लेकिन अगर खुद को पाना है तो हमें प्रकृति के पास ही जाना होगा। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी देखिए या बाल गंगाधर तिलक जी देखिए, सब लोग यही कहते हैं कि प्रकृति से जुड़े रहो। जब हम प्रकृति से अलग हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपने मृत्यु का ఆహ్వాన్ कर रहे हैं। ఏ ప్రకృతిని మనం పరిరక్షిస్తామో అది మనల్ని రక్షిస్తూ ఉంటుంది। लेखक का भी यही कहना है और वे ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति कितनी प्रभावशाली होती है। वहाँ जाने से हमारे मन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, इन सब का निराकरण हो जाता है कश्मीर जैसे सुंदर प्रदेश देखने जाने पर। वे कश्मीर के सौंदर्य का यथावत रूप को हमें दिखाते हैं। यथावत रूप माने जितनी सुंदर दिखाई देती है कश्मीर, उतनी ही सुंदर ढंग से। बेटा देखना अलग बात है, उसको हम तक पहुंचाना अलग बात है। आप किसी से पूछिए कि कहाँ गया है, जब वो कहने लगेगा तो इतनी देर में हम उधर जा भी आ सकते हैं। वो बताता रहता है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आती। माने कहने के भी కళ होती है। చెప్పడం కూడా ఒక కళే కదా నాన్న। ఏం చేసావురా అంటే వాడు చెప్పేలోపు మనం అక్కడికి వెళ్ళి రావచ్చు, అట్లా కాదు। यहाँ पर लेखक प्रकृति और कश्मीर के सौंदर्य का यथावत रूप चित्रित करते हैं। जिस प्रकार वे देखते हैं उसी प्रकार के रूप का चित्रण वे इस पाठ में करते हैं। इस घाटी में चीड़, देवदार, अखरोट, बादाम आदि वृक्ष अधिक होते हैं। विभिन्न प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है, जैसे कि कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर जो है वह बहुत सारी वादियों से भरा हुआ है। यहाँ पर प्रकृति अपने विस्तृत रूप में पल्लवित हुई है। तो ऐसे कहते हैं कि यहाँ कोई वृक्ष ना है ऐसा हम कह नहीं सकते। ఇక్కడ లేని చెట్టు లేదు అని అంటారు। అంత माने उतने अद्भुत रूप से विभिन्न प्रकार के पेड़, जैसे कि चीड़, దేవదార్ వృక్షాలను చదువుతాం మనం। అవి దేవతల బిడ్డలు అని పార్వతీదేవి సొంత పిల్లల్లా చూసుకుంది అని చెప్తారు कि माँ पार्वती जो है देवदार वृक्षों को अपने बच्चों के समान पालती थी, ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार अखरोट जो फल हम खाते हैं, अखरोट फल, और बादाम हम रोज़ खाते हैं, बादाम है ना। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के पेड़ वहाँ पर, जैसे कि सैनिक खड़े होते हैं ना, उस प्रकार खड़े होकर हमारा स्वागत करते रहते हैं। लेखक ऐसा कहते हैं। केसर की खुशबू मन को मोहती है। कश्मीर में जो खेत अत्यधिक होता है, जो हम अत्यधिक रूप से पाते हैं, वो है केसर। केसर माने कुंकुम पुव्वु जिसको कहते हैं तेलुगु में। यह जो है अत्यंत
कास्टली कहते हैं ना, सबसे प्रिय कह सकते हैं, सबसे प्रिय। महंगी या फिर महंगी कह सकते हैं, यह सबसे महंगी, ज़्यादा महंगा है इसका, ऐसा एक సుగంధ ద్రవ్య మానా జాతా है। అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఖరీదైనది ఏమి అంటే కుంకుమ పువ్వే। जब हम 1000 रुपये देते हैं तो वह चुटकी भर देता है उसका, लेकिन उसकी खुशबू वह तो सारे दुनिया को मोह लेती है, उतना अच्छा रहता है उसकी खुशबू। इसको दूध में मिलाकर पिएंगे तो सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए जब औरत माँ बनने जाती है तब उसको पिलाते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा सुंदर पैदा हो। कभी आप सुने भी होंगे इसके बारे में। बहुत ही महंगाई है इसका, उस प्रकार की माने खाने के चीज़ों में भी मिलाते हैं लेकिन बहुत कम, क्योंकि इसकी महंगाई ज़्यादा है। उस खेत जो है माने के केसर की फसल जो है वह सबसे ज़्यादा हमारे कश्मीर के प्रदेशों में सबसे ज़्यादा होता है केसर का फसल। जब भी हम उधर से निकलते हैं, उस प्रदेश से निकलते हैं, तो उसकी खुशबू उसको सहकर बाहर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मतलब क्या है, हम केसर के उस फसल से दूर रह नहीं पाते, उतना सुंदर मनमोहक सुगंध है उसका। बेटा ये सब बातें एक तरफ रखने दीजिए, इससे भी ज़्यादा और कुछ प्राप्त हुआ है कश्मीर से हमको। क्या है देखिए, कालिदास, मम्मट, सोमदेव, क्षेमेंद्र आदि महान कवि कश्मीर से प्रेरणा पाकर काव्य रचना करते थे। देखिए, एक प्रदेश साधारण मानव को मन मोहना एक बात है, लेकिन महान महान कवियों के लिए भी यह प्रेरणादायक रहा है कश्मीर का प्रदेश। जैसे हम संस्कृत के महान कवियों को देखते हैं, अति उत्तम एवं अत्यंत सुप्रसिद्ध कवि हैं भारतीय साहित्य के। उनमें हम देखेंगे कालिदास, मम्मट जो है वो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, सोमदेव, क्षेमेंद्र, मम्मट माने ये भी संस्कृत के ही सुप्रसिद्ध कवि हैं। सोमदेव, क्षेमेंद्र, ये सब जो हैं महान कवि, भारतीय महान कवि, ये सब कश्मीर से प्रेरणा पाकर अपने काव्यों की रचना किए। माने एक प्रदेश जो कश्मीर जिसको हम आज कह रहे हैं, वह प्रदेश इतना अच्छा है, उसको देखने से मन मोहता है, साथ साथ वह अपनी सुंदरता से कवियों के लिए प्रेरणादायक बनी है। माने कश्मीर को, इसकी सुंदरता को देखकर बहुत सारे कवि अपने काव्यों की रचना भी करते थे। यहाँ के झीलों में नावों पर सामान रखकर व्यापार किया जाता है। फिर से देखिए, यहाँ के झीलों में नावों पर सामान रखकर व्यापार किया जाता है। यह तो आधुनिकता के बाद ये सब होने लगा कि यह झीलों पर ही, वहाँ पर घर भी लकड़े के ही बनाते हैं, क्योंकि सदा ये पानी में ही भरे रहते हैं। कश्मीर की वादियाँ और कश्मीर की झीलें दोनों सुप्रसिद्ध हैं। కాల్వలు అంటాం చూడండి మనం, ప్రవాహాలు వచ్చిన తర్వాత అవి చిన్న చిన్న నది పాయల్లాగా వస్తుంటాయి, కాల్వలు అంటాం। इसमें क्या करते हैं कि नावों में सामान रखते हैं, नाव बोट పడవల్లో सामान्य వేసుకొని उस पर व्यापार करते हैं। आप जिस चीज़ को मांगिए वो चीज़ नावों पर मिल जाती है आपको,
किस प्रकार की चीज़ की ज़रूरत हमें होती है वह नावों पर मिल जाती है। माने नावों पर रख कर भी व्यापार करते हैं। इधर उधर तो लकड़ी के घर या अतिथि गृह होते हैं, वहाँ पर झीलों पर हम भी सैर कर सकते हैं नावों में, और व्यापार भी उन्हीं नावों पर होता रहता है। हमारे लेखक जी से एक विदेशी व्यक्ति मिलता है और वो विदेशी व्यक्ति पूछता है कि कभी तू जर्मन गया? तो लेखक कहते हैं नहीं। तो कभी उधर गया? नहीं। कभी इधर गया? नहीं। तो कभी स्विट्ज़रलैंड गया? नहीं। तो वो व्यक्ति कहता है, अरे तुम्हारा तो पूरा जीवन ही वृथा है। मतलब क्या है कि वे उन देशों की यात्रा कर चुके हैं, वो विदेशी व्यक्ति। तो वो विदेशी व्यक्ति आकर लेखक से पूछते हैं कि अगर तुम उन प्रदेशों की यात्रा नहीं किया तो समझो कि तुम्हारा आधा जीवन निरर्थक हो गया। तो लेखक पूछते हैं उनसे, तू कभी कश्मीर की यात्रा की? तो वो व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं कभी कश्मीर नहीं गया। तो लेखक कहते हैं, तुम्हारा तो संपूर्ण जीवन ही निरर्थक हो गया। మనే నీ పూర్తి జీవితం వృధా అయిపోయిందయ్యా, నువ్వు కశ్మీర్ చూడలేదా? ఆయనేం అడుగుతాడు, నువ్వు జర్మనీ వెళ్ళినావా, స్విట్జरलैंड వెళ్ళినావా? अगर नहीं गया तो आधा जीवन वृथा। तो लेखक कहते हैं, अगर तू कश्मीर नहीं देखा, कश्मीर नहीं गया हो तुम, तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन निरर्थक है, वृथा है। मतलब क्या है, देखिए, लेखक रूस एवं स्विट्ज़रलैंड से भी कश्मीर को ही सुहाना शहर मानते हैं। रूस माने रशिया, और स्विट्ज़रलैंड, इसको तो हम सब जानते हैं, माने नाम सुना हुआ होगा। तो इन सब से भी कश्मीर को ही सुहाना शहर, अति सुंदर, अत्यंत मनोहर शहर के रूप में लेखक कश्मीर को ही प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। विदेशी कहते हैं ना बेटा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना। लेकिन दूर का प्रदेश तो सुंदर होगा, प्रकृति तो चाहे जर्मनी में हो या चाहे भारत में हो या चाहे अमेरिका में हो, प्रकृति तो प्रकृति ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन मानव और मस्तिष्क में जो अलगाव की भावना आती है ना, उससे हमें जागरूक रहना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि देखिए, अगर उन देशों के व्यक्ति कहते हैं कि हमारे यहाँ इतना सारा है, उतना सारा है, लेकिन वहाँ हम जाकर देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। जहाँ पर कश्मीर में इतनी सारी सुंदरता है, लेकिन इसके बारे में प्रचार कोई कर नहीं रहा है। अगर प्रचार करके हम विदेशी व्यक्तियों को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे तो लोग वहाँ से जाने का ही नाम ही नहीं लेते, है ना। तो लेखक क्या कहते हैं कि रूस और स्विट्ज़रलैंड से भी हमारे कश्मीर को ही बहुत ही सुहाना शहर मानते हैं। शेषनाग, कौसरनाग आदि कश्मीर के बहुत ऊंचे शिखर हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, ऊंचे ऊंचे शिखर क्या क्या हैं। ये पहाड़ी इलाका है, तो हिम से सदा ढका रहता है। करीबन एक आध 2 महीने उसमें शायद बर्फ़ ना हो, लेकिन पूरे साल जो है बर्फ़ से ही भरा रहता है, माने हिम से भरा रहता है वो మంచుతో కప్పబడి ఉండేటువంటి కొండలు। शेषनाग और कौसरनाग जो हैं, ये कश्मीर की वादियों में सुप्रसिद्ध चोटी, ऊंचे ऊंचे शिखर के रूप में सुप्रसिद्ध हुए हैं। तो इस तरह हम विष्णु प्रभाकर जी की यात्रा वृत्त, धरती का स्वर्ग, है ना, वे कश्मीर के बारे में किस तरह उसका वर्णन करते हैं। वहाँ मिलने वाले फसल कौन कौन हैं, फल, सेब तो पहले वहाँ एक कश्मीर से ही आते थे। हमारे बचपन में तो यही कहते थे कि सेब जो है वो कश्मीर से ही आएंगे। जैसे हम खाते हैं ना रोज़ सेब फल, एप्पल, वहीं से आते, शिमला एप्पल, कश्मीर एप्पल बोलते थे। लेकिन आजकल जो है वो
कृत्रिम विधा में कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है आजकल, लेकिन वहाँ क्या फसल जो है जिसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड मानक जिसको कहते हैं ना, वो तो वहीं का ही सुप्रसिद्ध है। उस प्रकार हम क्या देखते हैं कि शेषनाग और कासरनाग यहाँ के ऊंचे शिखर हैं। देवदारू, चीड़, बादम, अखरोट आदि महान वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं और विभिन्न प्रकार की झीलें होती हैं और उनमें नावों में सामान रख कर व्यापार किया जाता है। कश्मीर की प्रकृति जो है वह मन को मोहने वाली है और सबसे विस्तृत बात यहाँ पर यह है कि यहाँ मिलने वाली केसर का फसल, केसर कुंकुमपुव केसर का फसल जो है वह उसकी खुशबू सबके मन को मोहती रहती है। और यहाँ की प्रकृति जब हम जाएंगे तो वह हमें छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। हम उस प्रदेश को छोड़कर हम घर आना पसंद ही नहीं करते। तो लेखक का कहना क्या है कि इस तरह वे इस यात्रा वृत्त में क्या दिखाना चाहते हैं। लेखक का कहना है कि हमें विदेश जाकर हमारे देश की निंदा नहीं बल्कि इसकी स्तुति करनी चाहिए। जब भी हम जाते हैं कहीं ना बाहर विदेशों में जाए या अपने आप के मन में ही क्यों न सोचे, हमें विदेशों की बड़ाई, विदेश तो अच्छे हैं लेकिन भारत या हमारे स्वदेश की निंदा नहीं करनी चाहिए बल्कि इसकी स्तुति करना हमें सीखना चाहिए। మనం మన దేశాన్ని ముందు మనం ఇష్టపడి ఇతరులకు చెప్తే కదా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, తెలియని వాళ్ళకి ఎట్లా తెలియాలి, మనం చెప్తేనే తెలియాలి। सो हम लेखक का कहना क्या है कि हमें अपने देश की स्तुति करनी सीखनी चाहिए, ना कि निंदा। हमें कभी भी अपने देश की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ भी बहुत सारे सुंदर प्रदेश हैं, प्राकृतिक रमणीयता यहाँ पर आज से क्या बहुत सारे युगों से हमारे कवियों के मन को मोहता रहता है। इसको देखकर सब लोग अपनी काव्य रचना करते रहते हैं। इतने उत्तम प्रदेश की यात्रा वृत्त के रूप में लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने इस पाठ को प्रस्तुत किया है जिसका नाम है धरती का स्वर्ग। बेटा मैं समझती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। अगर इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न होंगे तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और आपके लिए नियोजन है कि जो भी सारांश दिखाया गया है उसको आप अपने शब्दों में लिखकर लेके आइए। ओके बेटा, धन्यवाद।